आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक जो है हमारे केमिस्ट्री के क्लास 12 केमिस्ट्री के बुक नंबर 1 का ये सबसे लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे ऑब्जेक्टिव्स के 2-4 क्वेश्चन तो जरूर लग जाएंगे। 4 और 5 नंबर का वेट होता है, इससे ज्यादा इसका वेट है नहीं। लेकिन क्योंकि चैप्टर है तो पढ़ना तो पड़ेगा और हम इसके शुरुआती अगर आप तुम शुरुआती लेक्चर्स हम तो वैसे पूरा कोशिश करेंगे कि इसको एक वन शॉर्ट वीडियो में इसको खत्म करने का। लेकिन अगर इसकी शुरुआती लेक्चर को ही आप अगर मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ देगा आगे समझने में। इसलिए मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इसके शुरुआती लेक्चर को सही तरीके से देखिए, सही तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। ज्यादा बोलने से ज्यादा बेहतर है कि शुरू किया जाए लेक्चर को। सबसे पहले इसका जैसा कि नाम सजेस्ट किया गया है कि ये उपसहसंयोजन यौगिक है, तो इस यौगिक का केस ये है कि आपको पहले समझना होगा कि कंपाउंड बनते कैसे हैं, है ना। एक तो होता है आयनिक बंधन, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से त्याग और ग्रहण करते हैं, और एक जो दूसरा वाला बंधन बनता है उसका नाम है सहसंयोजन बंधन, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। लेकिन जो तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट बंधन है ना, वही है उपसहसंयोजन बंधन। और इस बंधन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हमको यह जानना होगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि हम इसके उपसह संयोजन के कॉन्सेप्ट को सही से समझ सके। और जिस पल हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, अपने आप उपसह संयोजन का कॉन्सेप्ट साफ हो जाता है। फिर हम लोगों को IUPAC नामकरण जैसे होगा, फिर वर्नर का सिद्धांत तो हो गया, प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं, ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। कोई भारी काम नहीं है। चलो शुरू करते हैं और समझने का कोशिश भी करते हैं बैक टू बैक। सबसे पहले हम एक यौगिक पे विचार करेंगे और उस यौगिक का नाम है अमोनिया। अमोनिया का अगर संरचना हम देखें तो अमोनिया में NH3 लगा हुआ होता है और इसके साथ इसके एकाकी युग्म रहते हैं, है ना। कौन से युग्म रहते हैं? एकाकी युग्म। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी शब्द से इसको संबोधित करते हैं ना। ये हो गया अमोनिया। ये उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है? प्लस और माइनस दोनों इसके बराबर हैं, तभी इसको उदासीन बोला जाता है। प्लस माइनस नहीं है ऐसे नहीं बोला जाता। तो नाइट्रोजन संतुष्ट है वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक, दो यहां हो गया, एक एक दो यहां हो गया, एक और एक दो यहां हो गया और दो यहां हो गया, तो 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन भी संतुष्ट है। अब केस इसका ऐसा है कि मान लो कि हाइड्रोजन आयन इसके पास आता है, हाइड्रोजन आयन H+, इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, H+ है ना। और H+ होने से हम ये समझ गए कि तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने उस एक इलेक्ट्रॉन का भी क्या कर दिया? त्याग। अब ये हाइड्रोजन आयन इसके पास आया है तो इन दोनों के बीच में कोई बंधन नहीं बनने वाला, ना तो इनके पास देने के लिए है ना इनके पास रखने के लिए जगह है। देखो ये संतुष्ट है। और अगर नाइट्रोजन अपना त्याग करेगा, अमोनिया अगर अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग भी करेगा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा? जब भी 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी। हम हमेशा त्याग करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी को। मामला फिर वहां फंस जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय किया गया कि नाइट्रोजन बोला चलो ठीक है, तुम देखो यहां पर अमोनिया का नाइट्रोजन बोला कि हम एक शर्त पर तुमको हम अपना ये इलेक्ट्रॉन देंगे। एक शर्त पर। शर्त क्या है? तुम मेरे से बंधे हुए होगे, तुम मेरे कार्य क्षेत्र में होगे, किसी भी कंडीशन में तुम हमको छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। ध्यान से सुनोगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को जरूरत ही नहीं पड़ा है कि वो अमोनिया के मौजूद नाइट्रोजन के विचार का विरोध करे। उसके पास कुछ ऐसा सलाहियत नहीं है। वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा और फिर जब नया कंडीशंस बना तो हम वहां कुछ अलग रूप देखें। क्या अलग रूप देखें? नाइट्रोजन अभी भी वैसे ही 3 हाइड्रोजन के साथ है, अभी भी है, लेकिन जो H+ था ना वो अब आ गया। देखो एरो के द्वारा दिखलाया जा रहा है, वो H+ आ गया यहां पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन की जो निर्जन जोड़ी इनके पास थी वो उसको
दे दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन वो दोनों को रखेगा, ड्यूप्लेट बनाया, द्वियक पूरा किया। फर्स्ट ऑर्बिट में दो रखते हैं, है ना, तो ये अपना क्या पूरा कर रहा है, ड्यूप्लेट। और इस प्रकार से एक गुरु कोष्टक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में गुरु कोष्टक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको बाबू, गुरु कोष्टक। तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो उस हाइड्रोजन को पैक्ड कर लेता है, और क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी का त्याग किया, इसलिए ये संपूर्ण कंपाउंड जो बना उस पर एक प्लस है, एक प्लस है। और प्लस को हम क्या बोलते हैं, देखो NH3 और एक 4, इसका मतलब ये क्या बन गया, NH4, ऊपर में क्या है, एक प्लस, इसका नाम क्या पड़ा, अमोनियम। क्या नाम पड़ रहा है, अमोनियम आयन। आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक प्लस है। एक प्लस क्यों है, क्योंकि यह अपने इलेक्ट्रॉनों की एक निर्जन जोड़ी का त्याग किया। सही है बात, अच्छा। अब अगर हम ये अभी कैसा कंपाउंड बना है, NH4 प्लस बना है, ये NH4 प्लस बना है। इस तरह के यौगिक को, इस तरह के यौगिक को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उप सह संयोजन यौगिक। ऐसे कंपाउंड को, इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण रूप से साझेदारी, जब तक हम लोग सह संयोजन बंधन पढ़े थे, यहां पर उस रूप में साझेदारी नहीं हो रही है। इस तरह की साझेदारी जहां पर हाइड्रोजन इस गुरु कोष्टक में पैक है और किसी भी कंडीशन पर यह हाइड्रोजन अमोनिया के नाइट्रोजन को छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए तो क्या किया, ये अमोनिया क्या किया, इसको अपने इस गुरु कोष्टक में पैक्ड कर लिया कि तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकते। यही तो बॉन्डिंग है, यही तो बंधन है इसका। सही है बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देख रहे हैं बाबू, कि इस प्रकार जो NH4 प्लस अमोनियम बना है, तो ये जो यौगिक है, इस यौगिक का नाम क्या है, इस गुरु कोष्टक में पैक होने के बाद ये यौगिक बन गया उप सह संयोजन यौगिक। हाँ सर, समझ में तो आ गया सर। आगे क्या, आगे ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये कंपाउंड अपने आयन के रूप में ना रहे, तो हमको क्या करना चाहिए, तो अगर कंपाउंड अपने आयन के रूप में ना रहे, तो हमें यह देखना होगा कि उस यौगिक पर कितने प्लस हैं। जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस को शामिल कर लीजिए। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऋणात्मक वाला ग्रुप कौन है, ग्रुप 17, हैलोजन का ग्रुप। हैलोजन के ग्रुप में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, यही आते हैं ना। अब हम इसमें से किसको उठाएं, क्लोरीन को उठाओ। सर सबसे बड़ा तो फ्लोरीन ऊपर में है सबसे पहला, आप फ्लोरीन को पिक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ कर आए होंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ये स्पष्ट शब्दों में ग्रुप 17 में लिखा हुआ है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है। आकार छोटा होने के कारण उसके साथ बहुत तरह की विकृतियां देखने के लिए मिलेंगी। साइज छोटा होने के कारण वह इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर समाहित भी करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है, साइज छोटा है। तो ज्यादा सहूलियत किसके पास है, क्लोरीन के पास। इसलिए आप क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा मान करके उसको लेकर के आएंगे। मान के क्या, क्लोरीन की होती है विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर कि क्लोरीन को ले आएंगे, एक क्लोरीन को लाएंगे। अब एक क्लोरीन आ गया, एक पहले से था, तो माइनस प्लस बराबर हो गया। तो अब जो कंपाउंड बना, अब जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा, ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड है, अंदर में देख लो तुम आराम से, NH4Cl, और इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। यहां तक बात समझ में आया। तो सवाल था कि उप सहसंयोजन यौगिक कहते किसको है ना, तो हम जवाब दिया कि जब एक अमोनिया है ना, अमोनिया जब एक उदासीन हाइड्रोजन परमाणु NH3 के पास आता है, तो NH3 का जो N है वो अपने इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी का त्याग करता है। और त्याग करने का मतलब है साझेदारी करवाता है, किसके लिए, H+ के लिए।
लेकिन यहां पर जब वह अपने इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी का त्याग करके H+ को देता है तो वह H+ को अपने में बांध लेता है, और इसके लिए वह अपने चारों ओर, जिसको दर्शाएंगे, बांध लेता है, तो बांध लेता है को आप कैसे दर्शाइएगा किसी कंपाउंड में? रस्सी तो नहीं बना सकते ना कि रस्सी से बांध रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक कोष्ठ बनाते हैं जिसका नाम यहाँ पर रखा गया स्क्वायर ब्रैकेट, और वो गुरु कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाता है, जो यह बताता है कि जो पदार्थ बाद में आ रहे थे, आयन आ रहे थे, हम उसको क्या कर दिए हैं, अपने अंदर लॉक कर लिए हैं, अपने अंदर हम उसको क्या कर दिए हैं, बांध लिए हैं। बात समझ में आया? इस प्रकार से ये स्टेटमेंट पूरा होता है। अभी हम स्क्रीन से हट जाते हैं और उप सहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको स्क्रीन पर शो कर देते हैं। चलिए सर, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा और आप स्क्रीन पर आराम से अभी लेक्चर्स देख लिए होंगे कि जो बात अभी टीचर यहाँ पे कह रहे थे वही लिखा हुआ था। अब हम अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये सारा सेटअप ही इसलिए है ताकि टॉपिक तुम्हारा एकदम साफ हो सके, फंसे ना कहीं पर टॉपिक। अभी देखो क्या है, नीचे दिए गए यौगिकों को AgNO3 के विलयन में डालने पर नीचे कौन कौन से यौगिक दिए गए हैं? एक है COCl3, कोबाल्ट है बाबू, दूसरा भी है COCl3, तीसरा भी है COCl3, बट एक में 6NH3 है, दूसरे में 5NH3 है और तीसरे में 4NH3 है। को AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर अलग अलग मोलों के अलग अलग मोल, 3 मोल इसमें अलग अलग मोलों के सिल्वर क्लोराइड AgCl प्राप्त होते हैं। तो जब AgNO3 के विलयन में इनको डाला गया तो 3 मोल मिल रहे हैं, जब AgNO3 के विलयन में इनको डाला गया तो 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, जब 3 मोल जब AgNO3 के विलयन में COCl3.4NH3 को डाला गया तो 1 मोल AgCl प्राप्त हो रहे हैं। अपने उत्तर की विवेचना करें, मतलब कि आखिर ऐसा व्यवहार क्यों, जबकि, ध्यान सुनोगे बाबू, ऐसा व्यवहार क्यों हुआ जबकि विलयन एक ही है, यौगिक भी वही है, तो ऐसा व्यवहार, ऐसा रचना क्यों दिखा? अगर हम इस रचना के इस पैटर्न को पकड़ने और समझने का कोशिश करें तब कहीं ना कहीं हम संकुल यौगिक के कॉन्सेप्ट को समझने लग जाएंगे। अब किस तरह से फ्लो जा रहा है बाबू? पहला क्वेश्चन क्या समझाया गया आपको? पहला क्वेश्चन में समझाया गया कि किस प्रकार से उप सहसंयोजन यौगिक की रचना होती है, और दूसरा वाला जो टॉपिक है यह आपको धकेल रहा है किस में समझाने के लिए, लिगेंड की चर्चा करवाने के लिए, केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, सबकी चर्चा होगी। बट उससे पहले चीजों को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कोबाल्ट जो है वो अपने चारों ओर जो बंधन रखता है वह है 6 बंधन, 6 बॉन्ड रखता है। इसका मतलब ये हुआ इसके रचना में कोबाल्ट, क्या हम बोल रहे हैं, कोबाल्ट अपने चारों ओर 6 बंधन रखता है। तो हम जो पहला स्थिति बना रहे हैं कोबाल्ट का, ये मेरा क्वेश्चन का हो गया, अभी हम आपको तस्वीर बना के दिखलाएंगे। तो ये हो गया कोबाल्ट CO, 6 बंधन दिखलाएगा, 6 बंधन का मतलब हो गया 6 बॉन्ड बनाएगा, तो अमोनिया 6 गो होंगे। एक अमोनिया यहां होगा बाबू, NH3 यहां जुड़ा हुआ होगा, एक बंधन ये हो गया, ठीक है। एक अमोनिया को यहां बना रहे हैं हम, NH3 यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक अमोनिया यहां रख देते हैं NH3 के लिए, 3 हो गया बाबू। एक अमोनिया NH3 यहां रख देते हैं, 4 हो गया। क्या बोलते हैं, 6 है ना। पहले 4 का बंधन दर्शा देते हैं, ये देखिए, एक, देखिए किस रूप में बन रहा है, डब्बा जैसा बनाना, ये 4, और उसके बाद 6 बनाना है। तो एक ऊपर से देखो यहां से 5 NH3 और एक और ये वाला, ये क्या हो गया, छठा NH3, ये 6 है। ये नीचे साइड से, बैक साइड से
ऐसे फ्लैट सरफेस ले लो, एक चारों कोर में हो गया, चार कोना हो गया, एक ऊपर से हो गया, एक नीचे से है, तो वो है रचना। और उसके बाद बाबू क्या लगा देंगे, COCl3.6NH3। तो CO जो है वो 6NH3 से जुड़ गया, सही है। अब जुड़ने के बाद अभी हमको क्या देखना पड़ेगा कि CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ध्यान दो बाबू, खाली लॉजिक को समझोगे तो सब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, क्योंकि 3 मोल, लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। थोड़ा सा गौर करो, Cl3 है तो Cl3 है, Cl3 है, आराम से बात होगी, सब समझना है अभी। Cl3 है तो Cl3 है। अब इस पर आयन कितने बनेंगे वो भी तो बात होगी ना। तुम इसको 3 देख रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, सर यहाँ 3 प्लस होगा, तभी ना। Cl3 है तो Cl जो होता है वो माइनस होता है, तो ये Cl3 का मतलब 3Cl यहाँ लगा दोगे, मामला हो गया, +3 -3 मामला समाप्त हो गया। तुम यही देखोगे, है ना। बट आपको ये नहीं भूलना है कि पहले बार में 3 मोल बनते हैं। कौन बनते हैं 3 मोल, AgCl। पहले बार में 3 मोल, दूसरे बार में 2 ही मोल बनेंगे। तो 3 मोल AgCl इसलिए बने क्योंकि बाहर में कितना बैठा हुआ था, 3। तो बाहर में बैठा हुआ था 3, इस बाहर वाले के वजह से, फिर से ये पहला वाला हम अभी चर्चा कर रहे हैं, है ना। बाहर में बैठा हुआ था 3Cl, इसीलिए इस 3Cl को AgNO3 से Ag जो है वो इन 3Cl को लेकर चला गया। तो AgCl जो है वो 3Cl को लेकर चला गया, तो कितने मोल AgCl बने, 3 मोल बने। जिसका मतलब है कि बाहर में जरूर 3Cl बैठा हुआ था, तभी ना ऐसा हुआ, इसीलिए इस पर 3 प्लस लगाया। लॉजिक को पकड़ोगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही डील हो रहा है ये वाला। हम बोला ना कि इसका क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, ऐसे नहीं होते, सब्जेक्टिव्स नहीं आते, तो इसको समझना है पहले, इसके तस्वीर को पकड़ना है। क्या हम बोला, फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो CO 6NH3 के साथ बंधन बनाया है, पहले तो आप ये जान लो कि CO का बंधन जो होगा वो 6 होता है, सही है ना। 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्सा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो कोबाल्ट जो है वो हेक्सा दर्शाता है, इसलिए तुम देखो 6 बने हुए हैं। तो 6NH3 बन गया, तो Cl3 3 हम बाहर किया, ठीक है। और 3 जब Cl3 बाहर हुआ है तो वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को लिया और Cl3 को साइड लेके चला गया, तभी 3 मोल AgCl बने जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि बाहर में 3Cl बैठा है इसलिए तो AgCl का 3 मोल बना, इसलिए 3Cl माइनस को संतुष्ट करने के लिए हमको ऊपर में 3 प्लस बनाना पड़ा। यहां तक तो बात सही था, यहां तक बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, सेकंड वाला देखो, तुरंत क्लियर होगा, एकदम डाउट इतना साफ से होगा। यहां बनाते हैं CO, जैसा कि हमको पता चल चुका है कि अब इनके बंधन में कितने होंगे, 3। तो NH3 एक इधर से हो गए, एक NH3 इधर से हो गए, एक NH3 इधर से हो गए, एक NH3 इधर से हो गए, है ना। और बॉक्स जैसा रचना आप सही से बना लीजिएगा, बॉक्स रचना, ठीक है। एक इधर से हो गए NH3, जगह मतलब होना तो चाहिए था, एक NH3 इधर से हो गए, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लॉक। लेकिन हम बना रहे हैं कौन सा पॉइंट, दूसरा वाला, चेक करो। तो दूसरे बारे में बोलता है क्या कि AgCl, ये 3 AgCl के बारे में बात है, ये कितने मोल के बोल रहा है, 2, यानी 2 AgCl बनेंगे। तो सर 2 AgCl तब बनेंगे जब बाहर में 2 क्लोरीन रखा हुआ होगा, सही है बात। अब बाहर में 2 क्लोरीन रखा है तभी तो AgNO3 जब इसके पास आया होगा, उस AgNO3 का Ag इसके पास आया होगा, बोला होगा भाई 2 ही मिला, अंदर वाले से कुछ नहीं, अंदर वाले के पास बिल्कुल नहीं जा सकता, तो वो इस Cl2 को लेके चला गया, सही है बात। तो इसका मतलब ये कि जब 2 मोल AgCl बन रहे हैं तो बाहर में कितने माइनस रहे होंगे, 2 ही गो, इसलिए इस पर आयन कितना बना होगा, 2 प्लस का, तभी तो ये कंपाउंड जो होगा वो उदासीन बनेगा। और इसके बाद क्योंकि Cl2 2 ही गो हैं, लेकिन यहां पर Cl कितने लिख रहे हैं, 3, इसका मतलब अंदर से कहीं ना कहीं एक अमोनिया गायब होगा और उसकी जगह पर क्या बना हुआ होगा, Cl रख दिया गया होगा। सही बोल रहे हैं क्या, बेशक। और इसीलिए तुम देखोगे 5 NH3 है, 1 2 3 4 5, तो एक सीट खाली है, वहां एक क्लोरीन, इस 3 में से एक क्लोरीन अंदर बैठ गया करके। अब देखो तो इस फोटो को, ये मेरा सेकंड नंबर का है,
ये मेरा फर्स्ट नंबर का है। अब कुछ डाउट क्लियर हुआ है या अभी भी परेशानी सा लग रहा है? देखो तो, क्या अभी डाउट क्लियर है ये? और उसी रूप में मेरे ख्याल से लगता है कि अब आप 3 नंबर भी समझ जाएंगे। तो चलो 3 नंबर भी बना करके क्लियर करते हैं। CO, कोबाल्ट। हम अब फोटो को थोड़ा और ढंग से परोस सकते हैं मेरे ख्याल से। अब तक तो आइडिया जनरेट हो जाता है ना बाबू, इसीलिए हो गया। यहां पर एक NH3 रखेंगे नियमतः, तो यहां पर एक NH3 होगा। एक NH3 इस कोना पर रखेंगे, एक NH3 इस कोना पे रखेंगे, और उसके बाद सभी को दर्शाएंगे ऐसा। ये देखिए 3, ये क्या हो गया 4, ऊपर से एक आएगा बाबू NH3, नीचे से एक आएगा NH3, लॉक है ना, पैक हो गया ये। और उसके बाद गौर करेंगे कि कितना मोल बना, 1 मोल। 1 मोल AgCl तब बनेगा जब बाहर में एक Cl माइनस होगा। अब बाहर में एक Cl माइनस होगा, इसका मतलब ये है ये 1 प्लस होगा। सही है बात? और इस वजह से बाबू, इस वजह से AgCl तुम देखोगे कि यहां 3 है, बाहर में 1 है, मतलब अंदर में कितने होंगे, जरूर 2 बैठे हुए होंगे। तो एक Cl यहां रख दिया और एक Cl हम यहां रख दिया, और हम साफ साफ देख सकते हैं 4NH3 है। कैसा भारी टॉपिक है? टॉपिक भारी इसलिए है क्योंकि हम टॉपिक में पहला वाला ध्यान नहीं दिए। क्या सच में भारी है? देखो सर, इसके नाम को क्या बोले, इसको देख के नाम क्या बनेगा? देखो नाम क्या बनेगा, पहले तो हम इसमें आपको बता दें नाम के लिए कि जो चीज जरूरी है वो समझो पहले। इस भाई साहब को तुम भी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे बाबू, इसका विवेचना करने बोलेगा, ये विवेचना है इसकी, और उसके बाद तुमको ये चीज बनाना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। सही है ना? इस भाई साहब को क्या बोलते हैं, ये क्योंकि ये केंद्र में बैठा है तो क्या कहलाएगा बाबू, केंद्रीय परमाणु। शब्दावली पर ध्यान रखिएगा सर, विकेट गिर जाता है इसमें। इस भाई साहब को क्या बोलेंगे, लिगेंड। लिगेंड, सर इसको अंग्रेजी वाला लिगेंड बोलेंगे। अरे भाई हिंदी है, उसको इंग्लिश में लिख दिया और कुछ नहीं, कभी कभी हम लिख देते हैं कभी कभी। ये हो गया क्या, केंद्रीय परमाणु। परमाणु, हाँ भाई ये क्या हो गया, फिर से वही चीज, ये है लिगेंड, और ये क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु। तो सर संरचना में कितने Cl बाहर होंगे, संरचना में उतने Cl बाहर होंगे जो अभिक्रिया में भाग ले लिए। बाहर में जो होगा वो अभिक्रिया में भाग लेगा, अंदर वाला तो बंध जाता है नियम के मुताबिक। तो अंदर वाला जो भी है वो सब क्या हो जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंध जाता है। तो जितने मोल बनेंगे वो डिपेंड करेगा बाहर में। 3 मोल तो 3 क्लोरीन बाहर, 2 मोल AgCl का Cl है, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर, और 1 मोल है तो 1 क्लोरीन बाहर। और जितने क्लोरीन बाहर यानी उतना माइनस बाहर में है, तो उसको उदासीन करने के लिए उतना ही प्लस बनेगा, तो ऊपर में उतना ही प्लस हम बनाए हैं। और तब कंपाउंड का अगर तुम नाम देखोगे तो देखो अंदर वाले का नाम CO ब्रैकेट में NH3 6 होगा, और बाहर में क्या लिखाएगा, Cl3। देख लो इसका नाम क्या लिखाएगा सर, इसका नाम लिखाएगा CO, बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा छोटा होना चाहिए। CO का मतलब हो जाएगा कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कैपिटल C, O थोड़ा छोटा होगा तो ये बनेगा कोबाल्ट। और उसके बाद आप देखेंगे कि NH कितना है, NH है 1 2 3 4, तो NH का 4, और अंदर में क्या Cl बचा, एगो Cl है तो एगो Cl भी देंगे, और बाहर में ऑलरेडी 2 Cl है तो Cl2। यहां देखो बाबू, इसका रचना में देखो, CO केंद्र में है तो CO केंद्र में है, ब्रैकेट में कितने NH3 हैं, लिगेंड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, छोटी ब्रैकेट में लिखे जाते हैं लिगेंड, लिगेंड को छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वो है 1 2 3 4, तो NH3 जो हुआ ये 4 हुआ। Cl कितने हैं, 2 गो हैं, तो Cl2 भी हो गया, और साथ ही बाहर में एक Cl है, ये बन गया आपका सभी का नामकरण। तो आपका ये सेकंड नंबर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को दोबारा से घुमाना है और देखना है आराम से। चलिए नोट कीजिए। एक जगह मिस्टेक है, यहाँ पर CO 1 2 3 4 5, NH
5 है। अब तक तो तुम लोग देख ही लिए होगे यार, NH5Cl, ठीक है बाबू। और ये NH4 है, 1 2 3 4, गिनती कर लोगे यार, गिनती में दिक्कत होगी हमको, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक परिभाषा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संकुल यौगिक किसे कहते हैं। उम्मीद है कि मेरा प्रीवियस लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। संकुल यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाँ दोनों को एक ही बोलते हैं बाबू। मॉडर्न डे डेफिनेशन में उसको उपसहसंयोजन यौगिक, और पुरानी वाली किताबों में अभी भी उसे संकुल यौगिक बोला जाता है। जब कोई धातु अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणुओं से जुड़ती है, क्योंकि धातु है ना, तो वो ऋणायन से ही तो जुड़ेगी या फिर उदासीन अणु से जुड़ेगी, और जब उससे वो जुड़ती है, अच्छा ऋणायन या उदासीन अणु से जब कोई धातु जुड़ती है, तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर किसकी धातु की बात हो रही है, कौन से धातु की बात होगी। तो ये सब हम लोग डी ब्लॉक वाले जितने भी है ना, संक्रमण जिसको बोलते हैं, सारे के सारे धातु डी ब्लॉक एलिमेंट वाले होंगे। तो जब कोई धातु अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणुओं से जुड़ती है, तब संकुल यौगिक का निर्माण होता है। हम यहां लिख दिया बाबू, आधुनिक परिभाषा में ऐसे यौगिकों को, आधुनिक परिभाषा में ऐसे कंपाउंड को उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। जितने भी संक्रमण धातुएं हैं, और ये हम लोग अभी पढ़ के ही यहां तक पहुंचे होंगे ना, डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण किसे को बोलते हैं, डी ब्लॉक को, और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण। तो जितने भी डी ब्लॉक की धातुएं हैं वे सभी संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड बनाते हैं। अब अगर संकुल में आते हैं तब हमसे सवाल शुरू होगा, यानी आप संकुल में अब आ चुके हैं, अब आपसे समझ वाला क्वेश्चन होगा भाई। कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, निम्न संकुल यौगिकों में केंद्रीय परमाणु और लिगेंड की पहचान करो। दो बातें हुई थी ना, एक केंद्रीय परमाणु एक लिगेंड। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर आप लेक्चर ढंग से देखे हो तो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड आप पहचान गए हो कि लिगेंड जो होंगे वो हमेशा ब्रैकेट में रखे जाते हैं, और बाहर में हमेशा केंद्रीय परमाणु हो रहा है ना। ये तो ऋणायन है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय परमाणु यहां पर कौन है, कोबाल्ट है, यहां पर कौन है, कोबाल्ट है, और यहां पर कौन है, कोबाल्ट है। और हर बार लिगेंड के रूप में यहां पे इस्तेमाल हुआ है NH3 का, यहां भी लिगेंड है NH3, और यहां भी लिगेंड है NH3, सही है ना। और रचना अगर बोला जाए बाबू कि आप कैसे बनाइएगा, तो आपको मालूम होगा कि कोबाल्ट में बॉन्ड बनते हैं 6, तो आप उसको फिर से ऐसे करके 6 दर्शा देंगे, तो 6 बंधन हो गए, 1 2 3 4 और 1 5 1 6। पहले तो आपको ये बना लेना है, ध्यान है आपको, और उसके बाद एक ऊपर से और एक इस तरफ से, हो गया 6। और उसका देखोगे NH3 खुद 6 गो है, तो यानी यहाँ पर एक NH3 लगता है, जो अभी थोड़ा देर पहले फोटो बनाए ना, यहाँ पर वही क्वेश्चन को एनसीईआरटी का बुक क्या किया है, रिपीट करके आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया है, घुमा करके, ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो, तुमको कॉन्सेप्ट तुम्हारा साफ रहे। 3+ दे दिया बाबू, 3+, तो जाहिर सी बात है कि माइनस होगा, यहाँ नहीं दर्शाया गया है बट माइनस होगा, तभी तो ये क्या रहेंगे, इत्मीनान में रहेंगे। लेकिन यहाँ देखो इत्मीनान की जरूरत नहीं है, ये आयनीकृत है ऑलरेडी, सही है ना। अगर इसको बोला जाएगा संतुष्ट कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आगे Cl3 लिखना होगा, इसको Cl2 लिखना होगा, इसको आगे Cl लिखना होगा। ये सब बाद में कर रहे हैं हम काम, इसको फेयर कॉपी मत डालिएगा, फेयर कॉपी में बस ये और ये रहेगा। तो हमको ये क्वेश्चन सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए था, ताकि हम केंद्रीय परमाणु और लिगेंड की पहचान सके। और संकुल यौगिक जिसको हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक बोलते हैं, दरअसल ये होते क्या है सर, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ऐसे धातु होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब वो धातुएं होती हैं जो किसी हाईली नेगेटिव वाले ऋणात्मक से या फिर किसी उदासीन एटम से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक बंधन का निर्माण करते हैं। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये बंधन किसी खास एग्रीमेंट के तहत होता है, अगर एग्रीमेंट नहीं तो बंधन नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब वर्नर का सिद्धांत करेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, और वो नया टॉपिक है हम लोगों का उप सहसंयोजी यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। वर्नर एक व्यक्ति का नाम है, इसे आप गैस का बर्नर मत समझ जाइएगा, ठीक है। तो वर्नर ने क्या बताया उप सहसंयोजी यौगिकों के संबंध में। 1898 ईस्वी में उप सहसंयोजन यौगिकों का, इसको आप याद रखोगे बाबू, ठीक है, क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, 1898 ईस्वी में उप सहसंयोजन यौगिकों का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य अभिधारणा कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट यह था कि उप सहसंयोजन यौगिकों या संकुल यौगिकों में धातुओं की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं,
जितने भी संकुल यौगिक हैं, जैसे CO, अभी हम बना रहे थे NH3 6 3+ और बाहर में Cl3 दे रहे थे। इसमें धातु जो है, धातु की दो प्रकार की संयोजकता होती है। इस CO की दो प्रकार की संयोजकता देखने के लिए मिलेगी, और जो पहली संयोजकता है उसका नाम दिया गया है प्राथमिक संयोजकता, और जो दूसरा है वह है द्वितीयक, या फिर इसे कहा जाए सेकेंडरी। एक मिनट बाबू, ऐसा होल्ड करेंगे। कहां पर थे? तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, यानी किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में जो मेरा केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु कौन होता है? हमेशा धातु होता है। दिमाग में एकदम आप कॉन्सेप्ट बिठा लेना है कि कोई भी संकुल यौगिक में दो चीजें होती हैं, केंद्रीय परमाणु और दूसरा लिगेंड, है ना। तो केंद्रीय परमाणु कौन होता है? तो केंद्रीय परमाणु हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और उन डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि इसके पास दो प्रकार की संयोजकता होती है। पता है कौन कौन? देखो बताते हैं, सीक्रेट है, आगे नहीं पढ़ना है वरना भाई साहब घुसा जाएंगे। एक संयोजकता यहां से पता चल जाता है, ये 3+, और एक संयोजकता इस बात से पता चलता है ये कोबाल्ट अपने चारों ओर कितने लोगों को बैठाया हुआ है। ध्यान है। और अगर तुम मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो तुमको हम दो बातें बताना चाहेंगे। बात नंबर 1, प्रीवियस लेक्चर में जो हम 3 फोटो बनाए थे, उन तीनों फोटो में कोबाल्ट से ही जुड़ा हुआ था ना, COCl2 जुड़ा हुआ था ना, CO था। तीनों का केंद्रीय परमाणु कौन था? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के जब गुरु कोष्टक बनाए थे, तो गुरु कोष्टक ऊपर में देखो, पहले में +3 लिखा था, अगले में +2 लिखा था, और उसके बाद अगले में सिर्फ प्लस लिखा था। लिख रहे ना? तो ये जो पहला वाला है, ये +3 या फिर +2, ये +1, ये क्या है? ये किसका है? ये आयन होगा किसका? तो सर ये आयन है। याद करो, सबसे लेक्चर के शुरुआत में हम बोला NH3 जब H+ को अपने इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी देता है, तो उसके वजह से उस पर एक प्लस बनता है ना, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर में जो गिवर होता है, जो त्याग करने वाला होता है, उसी के वजह से यौगिक के ऊपर में आयन का निर्माण होता है। सही कह रहे हैं ना बात? तो यहां पर गिवर कौन हो सकता है? कोई धातु ही तो होगा ना। तो धातु कितना गिवर बना हुआ, यानी ऑक्सीकरण संख्या, ये धातु की ऑक्सीकरण संख्या है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है? चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या +3 है, याद कीजिए पहला वाला। दूसरे वाले में +2, याद कीजिए। तीसरे वाले में +1, यानी धातु की वैसी संयोजकता जो चेंज होते रह रही है, बदलते रहती है, वो है प्राथमिक संयोजकता। और बेसिकली अगर एक शब्द में बोला जाए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। यानी किसी भी संकुल यौगिक में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसी उप सहसंयोजन यौगिक में जो धातु होगा, उस धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, उस ऑक्सीकरण संख्या को ही क्या बोलेंगे? प्राथमिक संयोजकता। सर द्वितीयक संयोजकता क्या होगी? somehow in any condition, एक चीज हमेशा स्टैटिक थी, एक चीज हमेशा स्थिर थी। याद कीजिए लेक्चर के शुरुआत में क्या चीज था? CO अपने साथ हमेशा 6 लाइन बना रहा था, चाहे उसके अंदर से 6 NH3 हो, तो सभी 6 कोना पर 6 गो NH3 था, एक एक करके 6 गो। फिर उसमें से 5 NH3 होता है, तो 5 तो था और एक क्लोरीन को अंदर बुला लिया कि भैया तू रह। इसका मतलब क्या है कि चाहे हालात कैसे भी हो, अंदर में मेरे चारों ओर 6 कोर भरे रहेंगे। वो जो 6 है वो धातु की द्वितीयक संयोजकता है। तो धातु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो चेंज होते रहती है, लेकिन धातु की जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो स्थिर होती है, वो स्टैटिक होती है। यही बात हम पढ़ रहे हैं। देखो प्राथमिक संयोजकता, धातु के आयन धनावेशित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो त्याग करता है, अतः वे प्राथमिक संयोजकता में ऋणायन से जुड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ऋणायन से नहीं जुड़ेंगे तो फिर संबंध कैसे बनेगा? उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण संख्या ही, धातु की ऑक्सीकरण संख्या ही उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। और मार्क माय वर्ड, ये फिर से हम आपको एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम फिर से 2 क्वेश्चन ही क्यों ना हम कराएं, लेकिन हम फिर से तुमको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बता देंगे। इस केस में भी हम बता देंगे, ठीक है। मतलब इस केस में क्या बता देंगे? देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताइए सर। तो निकालना किसका है? धातु का ना। जिसका निकालना होता है उसको क्या करो? x मान लो, प्लस NH3, ये एक उदासीन परमाणु है। देखो NH3 के ऊपर में कुछ नहीं है,
उदासीन परमाणु के लिए 0 इंटू कितनी संख्या में ये है 6, यही है ना। और साथ में और क्या है इसके साथ लगा हुआ, ये देखो 3 क्लोरीन भी है, क्लोरीन पर कितना होता है -1, तो क्लोरीन पर हो गया -1 और इंटू कितना लग गया 3, तो रिजल्ट हो गया, इस पर हमको मालूम ही नहीं है कितना होगा, पूरे धातु पे क्या है हमको पता ही नहीं है कितना होगा, तो x प्लस 0 माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया +3, यानी इसका जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितना होगा +3 होगा, उसी को यहां लिखा जाता है +3। NH3 क्या है उदासीन है, तो 0 × 6 और फिर प्लस क्लोरीन, ये पूरा ये कंपाउंड थोड़ी ना है, कंपाउंड तो ये है ना बाबू, तो पूरा कौन देखिएगा आप, ये तो बस गुरु कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए लगाया जाता है, बांध करके रखने के लिए बस। द्वितीयक हम इसको निकाल कर दिखलाएंगे अभी, और टेंशन मत लीजिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु जितने उदासीन अणुओं या ऋणायनों द्वारा संतुष्ट रहता है, जितने उदासीन अणुओं, NH3 क्या है उदासीन, या फिर ऋणायनों द्वारा संतुष्ट रहता है, तो क्या ऋणायन द्वारा सर आप हमको नहीं बताएं, सब बताया था। कोबाल्ट जब एक NH3 यहां जुड़ा था, एक NH3 यहां जुड़ा था, एक NH3 यहां जुड़ा था, एक NH3 को, क्या हम कैमरा ऑन किए थे, जुड़ा था तो कर रहे हैं, हाँ कैमरा ऑन है यार, हाँ जुड़ा था, और उसके बाद डब्बा पैक हो गया था, है ना, तो एक जो घट रहा था, एक एक Cl लगाए थे Cl2, और उसके बाद ये जो उसको पैक किए थे, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 हुआ था ना, Cl एंड Cl, एक Cl को आप बाहर लगा दिए थे और उसको एक प्लस यहाँ पे दे दिए थे, तो ये एक माइनस होगा, इसका नाम क्या लिखे थे CO, NH कितना था 1 2 3 4, तो उदासीन हो गया NH3 4, और Cl कितना है 2 गो Cl2, और बाहर में कितना Cl बैठा है Cl, तो कोई भी धातु, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु जितने उदासीन अणुओं, ये क्या है उदासीन ही तो है, और जितने भी ऋणायन ये भाई साहब क्या होते हैं, Cl2 क्या है माइनस वाला ना, तो जितने से ये जुड़ेगा, समझ रहे हो, और उसके बाद जितने से जुड़ेगा वही उसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। तो कितने से जुड़ा है ये 1 2 3 4 5 6, और हमेशा जुड़ेगा, हमेशा कोबाल्ट 6 से साथ जुड़ेगा, इसलिए यही इसकी क्या होती है द्वितीयक संयोजकता कहलाती है, और इसका मान निश्चित होता है। अगर आप मेरे लेक्चर पर कंसंट्रेट किए हुए हैं तो आप समझ रहे होंगे कि द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमको और क्लियर हो जाए, ठीक है। समय है खुद से सवाल पूछने का कि इतने देर के लेक्चर में, इतना देर से हम लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, इतने देर के लेक्चर में जो कुछ भी टीचर पढ़ा रहा है, क्या हमको वो समझ में आया है, कि क्या उपसर्ग संयोजन यौगिक हमको समझ में आया है, इनके बढ़ने का रचना समझ में आया है, क्या हम केंद्रीय परमाणु के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, क्या हम लिगेंड को समझ पा रहे हैं, केंद्रीय परमाणु की प्राथमिक संयोजकता को समझ पा रहे हैं, क्या हम केंद्रीय परमाणु के द्वितीयक संयोजकता को समझ पा रहे हैं, एक लिस्ट बनाओ। क्या हम उपसर्ग संकुल यौगिक को समझ पाए, क्या हम केंद्रीय परमाणु को समझ पाए, क्या हम लिगेंड को समझ पाए, क्या हम किसी केंद्रीय परमाणु के प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को समझ पाए कि नहीं। अगर हम इन चीजों को समझ पाए हैं तो हाँ, वीडियो देखना सफल हुआ है, और इसलिए हम अगला वीडियो देखेंगे, और हम इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये तो मेरा पिछला काम है, यहां हमको प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता बताना है, और ये किसके वजह से बताना है, वर्नर साहब के वजह से, सही है ना। 1898 कौन थे, वर्नर, सही है ना। अब ये थ्योरी तो वो तो बात की बात है, यहां तो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है। कैसे है, फिर से वही था, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल दिया गया होगा तो Ag जो होगा वो Cl से रिएक्शन करके AgCl बनाया, बट यहाँ कितना लिखा हुआ 2 मोल। तो बाबू अगर 2 मोल बन रहे हैं, सबसे पहले उपसर्ग संयोजन यौगिक जो होंगे वो कोष्ठक में होंगे, बात नंबर 1। अगर 2 मोल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 क्लोरीन जरूर बाहर रहा होगा, भाई गुरु कोष्ठक से फ्री रहा होगा, तभी तो AgCl 2 मोल लेकर चला गया होगा। अब क्योंकि ये 2 मोल लेकर के गया होगा तो इसके ऊपर में जो आयन बने होंगे वो +2 होंगे, ठीक है बात। केंद्रीय परमाणु कौन हुआ है बाबू,
पीडी पैलेडियम, तय है बात। और इसमें उदासीन परमाणु कौन बना हुआ है, NH3, सही है बात। इसकी संख्या कितनी है बाबू यहां पर, 4, क्लियर है बात। तो हम इसमें क्या, देखो हो गया रचना तैयार, ये कंपाउंड हो गया, एकदम साफ रूप में बन गया। और अब हम इसकी अगर प्राथमिक संयोजकता को बताए तो किसे कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या। देखो कैसे निकाल दिया, इससे हम आपको ऑक्सीकरण संख्या बताने लग गए ना, और साथ में इसका द्वितीयक भी पता चल चुका है। द्वितीयक कितना है, 4। क्यों सर इसको द्वितीयक बोल रहे हैं, याद करो, जितने उदासीन या ऋणायन से जुड़ता है, कितने से जुड़ा हुआ है, NH3, सॉरी पैलेडियम कितने से जुड़ा हुआ है, 4 NH3 से जुड़ा हुआ है, बन गया। अब वो फिक्स होगा, ये वाला जो द्वितीयक होते हैं ये कैसे होते हैं, ये FIX होते हैं, फिक्स। अगला फिर से इनको बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट कर लेना है। मोलों की संख्या कितनी है बाबू, 2 है, तो यहां से 2 को बाहर कर लो, 2 हो गए इस प्रकार से बाहर। क्यों 2 बाहर हो गए बाबू, क्योंकि 2 AgCl चला गया बाहर। केंद्रीय परमाणु कौन हो गया बाबू, निकेल हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कोई बात नहीं है। इसके बाद H2O से कितना जुड़ा हुआ है, 6 है, तो H2O कितना जुड़ा हुआ है, 6 है। 2 Cl बाहर है, इसलिए ऊपर में भी प्लस का 2 बनेगा। अब हम इसमें क्या क्या चीज देख सकते हैं, हम देख सकते हैं ये वाला वैल्यू, ये इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया, और 6 यहां पर क्या कहलाएगा बाबू, द्वितीयक। तो ये 6 जो हो गया इसका द्वितीयक संयोजकता हो गया। ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। नेक्स्ट, पहले प्लैटिनम है Cl4 2HCl 0। फिर से पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, और AgCl के मोलों की संख्या 0 है, मतलब कि बाहर में एक भी Cl नहीं होगा। क्योंकि बाहर में एक भी Cl नहीं होगा तो इस वजह से यहां पर भी इसका कोई आयन नहीं होगा। Cl होता तब ना बैलेंस करने के लिए होता, खत्म। तो अब अंदर की बात करते हैं। तो केंद्रीय परमाणु कौन बना बाबू, प्लैटिनम बना। उसके बाद देखो बाहर में कोई बचा ही नहीं ना, जो है सब अंदर में ही है, तो प्लैटिनम है, Cl4 भी अंदर में ही है, और साथ ही HCl ये कितना है लगा हुआ है, इसके साथ 2 लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो अब हम इसका प्राथमिक देखेंगे। तो बाबू ये जो होता है यही प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, जो यहाँ पर क्या है, 0 है, प्लस, और इसका द्वितीयक संयोजकता कौन होगा, तो प्लैटिनम जो है वो 4 क्लोरीन और 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जुड़ा है, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, ऐसे बन रहा है। फिर यहां देखो इसका मोल कितना है, 1, यानी कितना क्लोरीन बाहर जाएगा, 1 जाएगा बाहर। तो पहले हम इसका स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ऑन किए थे, हाँ ठीक है, हमको लगा ना हम ऑन ही नहीं किए। तो पहले हम इसका स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, और उसके बाद ये जो क्लोरीन है कितना रखना होगा, क्लोरीन बाहर 1 है, तो 1 क्लोरीन बाहर होगा, तो जाहिर सी बात है 1 प्लस भी बनेगा। केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट होगा, 1 क्लोरीन बाहर हो गया है, तो 2 क्लोरीन अंदर बचा, और साथ ही NH3 जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हमको फिर से इसमें बताना है कि प्राथमिक कितना हुआ, तो प्राथमिक हो गया 1, दिख रहा है ना। द्वितीय कितना हो गया, कोबाल्ट का 6 होता है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, और यहां भी देख सकते हैं 4 और 2 6 हो गया। और बाबू वो तो यहां भी देख सकते हैं 4 और 2 इसमें भी 6 ही था, 4 2 6 आप लिखे हो, ये फिक्स वाला वैल्यू है। तुम देखोगे कोबाल्ट हमेशा 6 लेकर जा रहा है ना। फिर से यहाँ देखो प्लैटिनम Cl2.2NH3 है ना, यहाँ कितना बना रहा है, मोलों की संख्या 0 है, तो हम फिर से इसके लिए बनाएंगे मोल 0 इसलिए है क्योंकि बाहर में एक भी क्लोरीन नहीं, क्योंकि बाहर में एक भी क्लोरीन नहीं इसलिए इसका ऑक्सीकरण भी 0, धातु का 0 बना। अब हम केंद्रीय परमाणु अगर देखें तो वो है Pt, अंदर का वैल्यू Cl2, साथ में NH3 है, तो NH3 है, और इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो ये इसका हो गया बाबू प्राथमिक, प्राथमिक 0 हो गया, और द्वितीयक जो हुआ 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ये क्वेश्चन हम लोगों के एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत कॉन्सेप्ट साफ करता है। केंद्रीय परमाणु, इस लाइन में जो भी है सब केंद्रीय परमाणु को लेकर के हैं, लिगेंड इस लाइन में जो भी है वो लिगेंड को लेकर के है, ऑक्सीकरण संख्या यानी उसके प्राथमिक संयोजकता को लेकर के बात क्लियर करता है हमारे सामने, साथ ही
उसके फिक्स वैल्यू यानी द्वितीयक संयोजकता के लेकर के भी बात क्लियर कर देता है। ठीक है, नोट करो, आगे शुरू करते हैं। सबसे आखिरी पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। ये उपसंयोजन यौगिक का सबसे आखिरी पड़ाव है और उस आखिरी पड़ाव की ये पहली सीढ़ी होगी। क्या है पहली सीढ़ी? आपको दिया गया कोई संकुल यौगिक धनायन है या ऋणायन है। देखो इस पूरी चीज को IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नामकरण इस चैप्टर का सबसे आखिरी पहलू है, आखिरी सीढ़ी है। उसके लिए जो चीज जरूरी है बाबू वो ये है, क्या हम इन संकुलों को पहचान सकते हैं, कौन प्लस में है कौन माइनस में है। इसके लिए हम तुमसे कहेंगे कि सिंपल तरीका है। सबसे पहला तुम ये पहचानो कि कोई दिया गया संकुल धनायन है या ऋणायन है। इससे पहचानेंगे +3 होने से, +3 है तो ये धनायन है। और अगर +3 नहीं होता तो बाहर में क्लोरीन बैठा है, क्लोरीन माइनस में है, इस वजह से ये प्लस होगा, तब भी आप पहचान लीजिएगा। दूसरा चीज, केंद्रीय परमाणु कौन है, तो यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन है, तो केंद्रीय परमाणु जहां तक हम देख पा रहे हैं वो कोबाल्ट है, यही ना होता है केंद्रीय परमाणु। लिगेंड कौन है, तो लिगेंड यहां पर कौन है, लिगेंड है ये NH3। ठीक है बात। अब यहां जाओ बाबू, धनायन है या ऋणायन है, तो तुम बोलोगे सर यहां पे माइनस लगा हुआ है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। और हम कहेंगे बाबू वो तो ठीक है, मान लो ये नहीं भी रहता तो बाहर में कौन बैठा हुआ है, देखो K4 बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखो वहां क्लोरीन होता है, यहाँ कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम एक धातु है, धातु पॉजिटिव होता है तो जाहिर सी बात इस पर नेगेटिव होगा, ऋणायन हो गया। फिर सवाल दूसरा होता कि केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु वो कौन है, वो है Fe। उसके बाद होता लिगेंड के रूप में या उदासीन परमाणु के रूप में कौन है, Cn, साइनो बोलेंगे, बात की बात है। यहां तक बात समझ में आया। तो ये IUPAC नामकरण का पहला स्टेप ये था कि क्या आप ये तीन चीजें पहचान सकते हैं, तो बोला हाँ हम तो पहचान सकते हैं। तो जैसे ही आप तीन चीज पहचानने लग जाते हो तब आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या प्रश्न है कि सर ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो हम IUPAC नामकरण करेंगे वो धनायन के लिए अलग तरह से करेंगे, है ना, और ऋणायन के लिए अलग तरह से करेंगे। हम बोला बिल्कुल सही बाबू, धनायन के लिए अलग नियम कानून है और ऋणायन के लिए अलग नियम कानून है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर नियम कानून पर अगर ढंग से चलोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहां पर पहले कानून लिखेंगे, इसके बाद हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे। क्लियर है बात? चलिए चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम कैसे करेगा। तो अभी अभी तुम सब हो सकता है तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप ऑक्सीकरण संख्या पे डिस्कस नहीं किया, आप दो ही बात बोले। हाँ बाबू, आगे मिलेगा ना, काहे परेशान होना, रिलैक्स रहो। तो क्या हुआ कि जब धनायन मिले या ऋणायन मिले, तो धनायन जब मिलते हैं तो यहां पर हम एक चीज बनाए, कुछ और नहीं, नाम के जगह पर उसका सीधा सीधा रूप लिख दिया गया है। जैसे पहले कोबाल्ट होता है ना, तो कोबाल्ट क्या होता है, केंद्रीय परमाणु, तो यहां पर हम लिख दिया केंद्रीय परमाणु। ब्रैकेट में कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं, यहाँ पर लिगेंड की संख्या होती है, ऊपर में ऑक्सीकरण संख्या जिसको हम प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं वो लिखा हुआ होता है, और बाहर में कोई ऋण आयन होंगे, ऋणात्मक आयन, जैसे क्लोरीन जनरली यहाँ पे रखा हुआ हम लोग एग्जाम्पल्स करते आ रहे हैं। तो इस रूप में अगर कोई धनायन संकुल हमको मिल जाए तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, तो नामकरण के लिए लिगेंड, सब चीज तो हम लोग पहचान चुके हैं ना, तो नामकरण के लिए सपोज हमको इसी का नामकरण करना है तो हम इसका नामकरण करके आपके सामने भी हम दिखलाते हैं। ठीक है, आराम से। लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो लिगेंड कौन है, NH3। NH3 को अब आपको याद रखना है बाबू, ये सब चीजें इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। NH3 को एमीन बोला जाता है, और क्योंकि इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है तो एमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
वो आयन के रूप में अगर देखा जाए इस पर कोई आयन नहीं है, इस पर ध्यान रखिए। आयन ऑक्सीडेशन श्रेणी, ये इसके आयन हो गए भाई। इस पर आयन, फिलहाल इस पर आयन 0 है, OS नहीं लिख रहे हैं। NH3 को एमीन बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कम से कम। तो लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो लिगेंड है एमीन, एमीन और संख्या, तो एमीन की संख्या कितनी है इसमें, देखो यहाँ पे धनायन यही है ना, धनायन को बदल रहे हैं ना नाम में, तो ये संख्या 6 है और 6 को हेक्सा बोलते हैं, तो ये हो गया हेक्सा एमीन। बात नंबर 1, अपने मन से बनाना नहीं है, लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो ये हो गया हेक्सा एमीन। उसके बाद है केंद्रीय परमाणु का नाम, तो केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु CO है, CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, तो केंद्रीय परमाणु का नाम कोबाल्ट का नाम OS सहित, तो ब्रैकेट में OS लिखा गया तो यहां पर लिखना होगा केंद्रीय परमाणु का नाम। अब केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है चेक करो, जिसका हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको हम X मानेंगे, सही है बात। प्लस NH3 का कुल आयन कितना है, NH3 पर 0 है, 0 × 6 होगा, प्लस क्लोरीन पर कितना है बाबू, क्लोरीन पर होता है -1, संख्या कितनी है 3 टोटल, इस पर टोटल मान लो ये +3 नहीं है तब बनेगा, तब इसको बना रहे हैं हम लोग, तो इस पर कुल कितना होगा, बराबर कुल कितना है 0, अभी हमको मालूम ही नहीं है। इस वजह से हम देखेंगे कि x जो है वो +6 को 0 से करेंगे 0 और यहां से -3 बराबर 0, तो x कितना निकलेगा +3। इसका मतलब है कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या निकला वो क्या निकल गया 3, तो उसको ऐसे 3 लिखना है। और उसके बाद तीसरा बोलता है ऋणात्मक आयन का नाम संख्या रहित, तो ऋणात्मक आयन कौन है इसमें, क्लोरीन है, और संख्या रहित लिखना है तो क्लोरीन हो गया, है ना। तो कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाला गया, जो चीज हमको शायद लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया, हम फिर से उस पर बात कर लें थोड़ा सा। लाइक यहाँ पर बाबू CONH3 है ना, और 6 है, इसके ऊपर में कितना है +3, यहाँ पे +3 था ना थोड़ा देर पहले, तो ये हो गया +3 और यहाँ पर कितना हो गया Cl3-। तो यहाँ पर हमको कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट के लिए बाबू इसको हम X एज्यूम करें, अमोनिया का 0 होगा, 0 × 6 होगा, इसका +3 इसका -3 कैंसिल करो, तो हमको सिर्फ देखो समझना क्या है, कंपाउंड को समझना है ना। तो कंपाउंड को समझने के लिए हमको सिर्फ यौगिक को देखना है, ये मेरे यौगिक है, तो यौगिक के रूप में अगर हम देखें तो -1 × 3 होगा, लेकिन इस पूरे यौगिक पर कितना आवेश है, तो पूरे यौगिक पर आवेश 0 है। कैसे आपको मालूम, ये जो बाहर में -3 है इस +3 को कैंसिल कर देगा, तो यौगिक पर आवेश के रूप में अगर देखा जाए तो वो 0 है। हालांकि जितने अंदर में एलिमेंट मिले हुए हैं वो सब मिल करके कितना बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे x + 0 -3 यानी x = 3 बना रहे हैं, और x आप किसको कंसीडर किए थे, CO का, इसका मतलब है कि CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाता है +3 आ जाता है, वही +3 यहां लिखा जाता है। और Cl जो है वो क्लोराइड के रूप में लिखाएगा, तो आपका यहाँ पर क्लोराइड लिखा गया। तो इसका मतलब कि इसे हम पढ़ेंगे हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सही है बात यहां तक। इसके बाद अभी देखो ये एक बताया गया, इस पर 2-3 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, अभी तो हम सिर्फ धनायन बताया, एक ऋणायन पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। चलिए सर, तो अब अगर संकुल मेरा धनायन है तो ऐसा बनेगा, अगर संकुल मेरा ऋणायन है तो ऐसा बनेगा। अब ऋणायन वाले का नामकरण देखिए, नियम बस वही 3 कटी में है, क्या है, धनायन परमाणु का नाम, तो सबसे पहले आपको धनायन परमाणु का नाम देना है। तो यहाँ पे देखो धनायन परमाणु का मतलब जो बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के, वो कौन है, K यानी पोटेशियम, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं बाबू, तो इसका नाम पहले तो पड़ेगा भाई पोटेशियम, ठीक है सर, दे दिया नाम पोटेशियम। उसके बाद है लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो लिगेंड कौन है, साइनो, CN जो है हम यहां लिखते चलेंगे भाई, कहीं पर जगह जहां पर दिख भी जाए, चलो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो CN जो है वो क्या बनेगा, साइनो, तो अब हो गया पोटेशियम साइनो, और लेकिन क्या बोला, लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो पहले संख्या बताना होगा, तो लिगेंड साइनो जो है वो 6 है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, हो गया बात खत्म। उसके बाद केंद्रीय परमाणु का बदला हुआ नाम, अब ये क्या है, तो केंद्रीय परमाणु Fe है, तो Fe का बदला नाम क्या होगा, फेरेट, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एट एरेट एरेट एट जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे होगा ना कोबाल्ट, तो कोबाल्ट्रेट टेट एट लग जाता है इसमें,
बदला हुआ नाम किसमें, जो ऋणायन संकुल होगा। बस याद रखना है यार ये सब बात, ऋणायन संकुल में क्या क्या बात याद रखना है, नाम बदल जाते हैं, जो फेरेस है वो फेरेट बन जाएंगे, तो इसका मतलब हेक्सासाइनो क्या हो गया, फेरेट हो गया। और फेरेट की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी, तो फेरेट की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, वही तरीका जैसे हम यहाँ निकाल रहे थे। चलो बात करते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम पर कितना होगा सर, प्लस का 1, कितनी संख्या है 4, प्लस 1 इंटू 4 हो गया ना, प्लस Fe नहीं मालूम है तो x, प्लस साइनो का कितना होता है -1 इंटू 6, यानी अब साइनो के बारे में हमको याद रखना है कि इसका कितना होता है -1 इंटू 6 बराबर टोटल कितना 0, क्योंकि इसका +4 इसका -4 कैंसिल हो जाएगा, हमको सिर्फ इसकी बात करनी है। तो कितना हो गया बाबू ये 4 -6, तो 4 में से 6 चला गया, 4 - 6 यानी -2, यानी x इज इक्वल कितना मिला 2 मिला। तो इसका मतलब हो गया कि फेरेट के साथ कितना लगा रहेगा, ब्रैकेट में 2 लगा रहेगा। एक नजर देखो इसको, मेरे ख्याल से ज्यादा बकबक से बेहतर है कि एक आख एग्जाम्पल और किया जाए। हाँ सर प्लीज एक एग्जाम्पल और कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, कोई बात नहीं है। IUPAC के बाद हम वीडियो लेक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, ये यहीं पर रहेगा IUPAC के बाद। अब हम लोग अगला लेक्चर एक और लेक्चर बन जाएगा फिर, तो उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले पहचानो संकुल को, यहीं से शुरू होता है ना IUPAC, यहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे पहले धनायन या ऋणायन की पहचान, क्योंकि इसके बाहर में कौन लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा संकुल होगा, धनायन संकुल, सबसे पहली बात। ठीक है, इस धनायन संकुल का केंद्रीय परमाणु कौन होगा, ये सब करना है बाबू, जो बात हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसका केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कोबाल्ट। इसका लिगेंड कौन होगा, एक तो ये होगा कार्बोनेटो, कार्बोनेट नहीं कार्बोनेटो CO3, और एक होगा बाबू दूसरा, दो लिगेंड है इसके पास, दूसरा लिगेंड कौन है, एमीन। सही हो गया, दोनों लिगेंड एक साथ आ गए। कुछ बातों का तुमको ध्यान रखना है बाबू, जैसे कार्बोनेटो आ गया तुम्हारे पास, जितना बात भी हम दाएं बाएं लिख रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, कार्बोनेटो पर -2 होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे हम लोग ऑक्सीकरण निकाल पाएंगे। अब तुम ये सवाल कर सकते हो सर ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला को हम किस नियम से बनाएंगे, किस नियम से बनाएंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो सर अब तो लिगेंड मेरे पास 2 गए हैं, तो कौन सा लिगेंड रखेंगे, तो बाबू दोनों लिगेंड के नाम को देखो, ये वाले भाई साहब एमीन है, ये वाले भाई साहब कार्बोनेटो है, तो एमीन A से होता है, कार्बोनेटो C से होता है, तो अल्फाबेटिकली लिखाएंगे भाई। तो पहले हम एमीन की चर्चा कर देंगे, तो एमीन जो है वो 5 है, तो हम इसको बोल सकते हैं पेंटा एमीन। सही हो गया। उसके बाद अभी हम लिगेंड पे ही रहेंगे, क्योंकि पहले हम लिख दिया है लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो पेंटा एमीन 5 एमीन है, बट कार्बोनेटो कितने हैं, 1 है, तो सीधे इसको लिख देना है कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम, तो केंद्रीय परमाणु कौन है, कोबाल्ट, तो ये बन गया कोबाल्ट। उसके बाद कोबाल्ट के बाद ऋणात्मक नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट के सहित, तो इसका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कोबाल्ट का निकालना है तो उसको x मान लीजिए, प्लस कार्बोनेटो का कितना होता है -2, अभी हम आपको बताया, ये आप नोट में मेंशन कर लीजिएगा, प्लस एमीन का हमेशा की तरह 0 होता है, 5 से मल्टीपल लगाओ, और सॉरी एक चीज और बच गया है, बाहर में एक Cl माइनस है ना, एक माइनस है, तो -1 × 1 बराबर 0। तो ये तो खत्म हो गया, -2 हो गया यहाँ पर, और -1 -3, तो x पर कितना आ गया, फिर से +3 का आ गया, तो कार्बोनेटो साथ में कितने लग गए, 3 लग गए, बन गया सर इसका, बहुत भारी भारी चीज था। अब हम इसको बनाएंगे दूसरा वाला, इसमें देखो बाहर में कौन सा है, धनायन है, इसका मतलब ये कैसा संकुल होगा, ये ऋणात्मक संकुल होगा, बात नंबर 1। ओके सर, उसके बाद इसका केंद्रीय परमाणु क्या है, केंद्रीय परमाणु इसका क्या है, कोबाल्ट। ऑन किया था स्क्रीन, बताओ इतना लिखने के बाद अगर ध्यान आएगा कि स्क्रीन ऑन किया कि नहीं। केंद्रीय परमाणु कौन हो गया इसका, कोबाल्ट, CO है ना, CN है, CN जो होता है बाबू साइनो कहलाता है, तो लिगेंड जो इसका है, एक लिगेंड हमको साफ दिख रहा है CN को पढ़ेंगे हम लोग क्या, साइनो, साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। दूसरा हो गया बाबू एक और लिगेंड लिखा हुआ है यहाँ पर,
और उस लिगेंड का नाम है NO2। इसको हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो, और इसका भी ऑक्सीडेशन कितना होता है, Na2 का -1 होता है, NO2 का -1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसका नामकरण संस्कार कर देंगे। कैसे करेंगे, धनायन परमाणु का नाम, तो धनायन परमाणु कौन बैठा हुआ, पोटेशियम, तो हम इसका नाम लिखेंगे सिंपल सा, पोटेशियम नाम। उसके बाद होता है लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम फिर से वैसे लिखाएगा अल्फाबेटिकली, तो साइनो सी से है, नाइट्रो एन से है, तो पहले साइनो लिखना होगा। तो कितने साइनो है, 5 है ना, 5 साइनो है, तो हम लिखेंगे इसको, देखो ना लिगेंड का नाम संख्या सहित, तो लिखेंगे पेंटा साइनो, हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, एक और लिगेंड है ना, तो नाइट्रो, नाइट्रो कितने, एक ही है, तो सिर्फ लिख दीजिए नाइट्रो। उसके बाद बोलता है केंद्रीय परमाणु का बदला हुआ नाम, तो क्योंकि केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है, तो इसको, इसका नाम क्या बनेगा, कोबाल्टेट। हम बोले थे ना 8 लग जाता है, तो ये बन जाएगा कोबाल्टेट। और उसके बाद देना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, ऐसे निकालना है इसको, हम जानबूझकर ऐसे करते हैं, इसको काटने मत समझिएगा, इसको बनाने के लिए। तो पोटेशियम का +1 होता है, +1 इंटू 3 प्लस, कोबाल्ट का निकालना है x प्लस, साइनो का कितना होता है, -1 इंटू 5 प्लस, नाइट्रो का कितना होता है, -1 इज इक्वल टू 0, पूरे कंपाउंड पर 0। दिस इंप्लाइज 3 प्लस x -5 -1 0, -6 + 3 x -3 आ गया निकल कर, -3 देखो ना, 5 1 6, 6 में से 3 तो प्लस, सॉरी +3, माइनस कैसे, +3, तो ये जो +3 आया इसको आप 1 2 3 यहां लिख दीजिए। और इस प्रकार से आप आसानी से IUPAC को डील कर सकते हैं, जो कभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। ये सारा प्रपंच, इतना बड़ा वीडियो सिर्फ 2 या 3 नंबर के स्कोर के लिए। अगर आप शुरुआत का चैप्टर 5 6 और 7 चैप्टर अगर ढंग से देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का। फिर भी क्योंकि चैप्टर में है और पढ़ना है, और टीचर का काम होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ जानकारी के उद्देश्य से, कॉम्पिटिटिव स्तर के उद्देश्य से, IUPAC के नजरिए से बहुत जरूरी है। और IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद बस एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो बच जाता है, जिसका वीडियो आपको शीघ्र ही अपलोड करके दे दिया जाएगा। वीडियो के इसके लेक्चर पार्ट 2 में आप जाकर देख सकते हो वीडियो को, और जो बच्चे ऑफलाइन मोड में हैं आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।